बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमीर तरीन टैक्स नादहिंदा अफराद हो जाएं होशियार। FBI ने बैरून असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर लिया। नाम दिखाओ और शर्म दिलाओ के तहत 31 दिसंबर के बाद तमाम नादहिंदा अफराद के नाम शाया कर दिए जाएंगे। FBI ने बैरून मुमालिक असासे रखने वालों का मुकम्मल डेटा इकट्ठा कर लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, अमीर तरीन टैक्स नादहिंदा अफराद हो जाएं होशियार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा कितने अफराद हैं जिनके बैरून मुल्क असासे हैं? FBI ने बड़ा फैसला किया है जिसमें जो नादहिंदा है उनके नाम दिखाओ शर्म दिलाओ का फैसला किया है। हुकूमत ने बैरून मुमालिक जो पाकिस्तान के असासे उन पर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स और 3% जो नाफिज किया है। FBI ने 31 दिसंबर के बाद बैरून मुल्क असासे रखने वाले अमीर तरीन अफराद के नाम शाया करने का फैसला कर लिया है। बैरून मुल्क जो है 10 करोड़ रुपए या उससे जायद मालियत के असासे रखने वालों के नाम शाया किए जाएंगे। FBI की टीम ने बैरून मुमालिक जो असासे रखने वालों का मुकम्मल डाटा इकट्ठा कर लिया है। बैरून मुमालिक 10 करोड़ या उससे जायद असासे रखने वालों की तादाद जो 6000 अफराद पे है और इनको CBT कैपिटल वैल्यू टैक्स और टीम टैक्स जमा कराने के नोटिस भी भेजे गए। 15 दिसंबर तक जो अपडेट मिली है कि 200 बैरून मुल्क असासे रखने वाले अफराद ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स जमा करा चुके हैं और नोटिस के बावजूद 5800 बैरून मुल्क असासे रखने वाले अफराद अब तक टैक्स जमा नहीं कराए, वो नाइंदा है। इन 6000 अफराद का बताया जा रहा है मौजूदा बैरून मुल्क जो असासे हैं वो अरबों रुपए मालियत के हैं। अंदाजे हैं कि 5800 अफराद की जो बैरून मुल्क असासे रखते हैं उनसे मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए CBT टैक्स इकट्ठा हो सकेगा। बैरून मुल्क असासे रखने वालों में 60% बिजनेसमैन है और ये भी बताया है कि जो बैरून मुल्क असासे रखने वाले सनअतकार, बैंकर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और मुखला भी शामिल हैं। ठीक है अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अभी आपको बताएं, कराची समेत सिंध में जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सूबे भर में 27 एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम करने की मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट की तर्ज पर एंटी रेप क्राइसिस सेल 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा ये सेल कैसे काम करेगा? जी देखिए, ये खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात हैं जिन पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। सूबे भर में 27 एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो कायम करने की मंजूरी दे दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की तर्ज पर एंटी रेप क्राइसिस सेल 24 घंटे ऑपरेशन रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला सेल पुलिस सर्जन ऑफिस कराची में कायम किया जाएगा। जिनसी ज्यादती के शिकार होने वाले सेल से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर समिया पुलिस सर्जन कराची, उनका कहना है एंटी रेप क्राइसिस सेल मर्द, खवातीन, बच्चे और ख्वाजा सरा की मुआवनत करेगा। सेल मुतासरीन को मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, माहिर नफ्सियात और कानूनी खिदमात भी फराहम करेगा। दूसरा एंटी रेप क्राइसिस सेल मार्च 2023 में जिन अस्पताल कराची में फाल किया जाएगा। सेल का कयाम एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के तहत अमल में लाया जा रहा है। पुलिस सर्जन ऑफिस में जल्द पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह किया जाएगा और इस कयाम के लिए दरकार साजो सामान जो है वो मिल चुका है। सिंध के दीगर डिवीजन में भी हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में ये कायम किया जाएगा। हैदराबाद में 2, सक्कर, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद समेत दीगर अजला में एक एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो कायम किया जाएगा, जहाँ पर मुतासरा बच्चे, खवातीन, मर्द या जो ख्वाजा सरा हैं उनको मुकम्मल तौर पर मेडिकल, कानूनी जो है मुआवनत फराहम की जाएगी और माहिर नफ्सियात भी उनको ट्रीट करेंगे। माहिर नफ्सियात भी उनको ट्वीट करेंगे। दानियाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गैर अखलाकी वीडियोस वायरल करने के केस में दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 5 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दानिया शाह अदालत रिमांड पर जेल में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दरख्वास्त जमानत मुस्तफसिलात जान लेते हैं। मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा केस के हवाले से। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आमिर लियाकत की गैर अखलाकी वीडियो लीक करने का ये मामला है। इसी मुकदमे में गिरफ्तार उनकी जो तीसरी बेवा हैं दानिया शाह, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी आज समाअत हुई। साथ ही साथ जो मेन ट्रायल चल रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में, वहाँ पर भी उनको आज जो है जेल पुलिस ने दानिया शाह को पेश कर दिया है। इस वक्त दानिया शाह के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, एक तो ज़मानत में क्या हुआ और साथ ही साथ जो मेन ट्रायल चल रहा है मुकदमे का, उसमें क्या हुआ? देखें, जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो सेशन जज शर्की के पास थी, तो सेशन जज शर्की जो है वो आज क्योंकि
رخصت پر ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس درخواست ضمانت کو ہماری جو لنک جج صاحب آئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کورٹ نمبر 8 میں وہاں پہ پیش کیا گیا، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا جو نیکسٹ ڈیٹ ہے اس کے لیے ریکویسٹ کی کورٹ سے 5 تاریخ اس کے میں کورٹ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ جج صاحب جو مین بیل اپلیکیشن ہے وہ ڈی جے صاحب خود سنیں گے جو نا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہاں پہ ہم پیش ہوئے، ابھی دانیہ شاہ کی کسٹڈی بھی آئی تو عدالت میں ہم پیش ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی ایف آئی اے کے جو ٹیم تھی جو دانیہ شاہ کو جو ہے لودھنا سے اٹھا کے لے کے آئے تھے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے، اس کے اوپر کورٹ نے لاسٹ ٹائم جو ہے ایف آئی اے کو نوٹس کیا تھا کہ آپ اپنا رپلائی جمع کریں۔ تو آج ایف آئی اے کی طرف سے نہ ان کا کوئی پراسیکیوٹر آیا ہے، نہ ان کی انویسٹیگیشن افسر آئی ہے، اور نہ انہوں نے جو کورٹ نے ان کو پہلے خود ہی شوکاز ایشو کیا ہوا تھا اس کے اوپر انہیں رپلائی جمع کرایا ہے۔ آج کیونکہ ان کو چالان بھی جمع کرانا تھا لیکن ایف آئی اے نے چالان جمع نہیں کروایا، تو کورٹ نے جو ہے نا میری جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی شوکاز ان کو کیا ہے، اور ساتھ میں جو چالان جمع نہ کرانے کے اوپر بھی اس نے شوکاز ریپیٹ کیا ہے، اور اس کی بھی جو انہوں نے 5 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کی ہے، تاکہ دونوں بیل اپلیکیشن بھی ہماری 5 کو لگی ہوئی ہے، اور چارج شیٹ کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے کورٹ نے 5 تاریخ کو سماعت ملتوی کیا۔ لیاقت علی کپور ہمارے ساتھ موجود تھے، دانیہ شاہ کے وکیل ہیں۔ آج عدالت نے جو مین ٹرائل کی مزید سماعت ہے وہ بھی 5 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو درخواست پر بھی سماعت اب 5 جنوری۔ ممتاز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب مجاہد کالونی میں تجاوزات آپریشن کے دوران گھر کی دیوار گر گئی۔ حادثے میں مزدور جاں بحق، مرنے والے کی شناخت رحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہم نے آ کر دیکھا تو مزدور رحمان کے گلے میں سریا گھسا ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی نعمان۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت مجاہد کالونی میں موجود ہوں جہاں پر گھر کی دیوار گرنے کی وجہ سے ایک مزدور جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے۔ یہ مزدور جو ہے اینٹی انکروچمنٹ جو آپریشن یہاں پر ہوا تھا اس کا ملبہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر کام جاری تھا، اور دوران یہ آپریشن ہی جو ہے وہ مزدور کے اوپر دیوار گری، جس کی وجہ سے وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ میں اس وقت اسی اسپاٹ پر موجود ہوں جہاں پر اس مزدور کی جو ہے وہ مزدور جاں بحق ہوا ہے۔ میرا کیمرہ مین ابراہیم آپ کو دکھائے تو اس وقت بھی یہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس مزدور کی چپلیں موجود ہیں یہاں پر، اور یہی وہ دیوار ہے جو کہ اب سے کچھ گھنٹے قبل جو ہے جب آپریشن شروع ہوا، جب یہ آپریشن چل رہا تھا تو یہ کرین کی جانب سے جب دیوار کو مارا گیا، اس کے بعد یہ مزدور جو ہے اس دیوار کے اس سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب دوران آپریشن جب یہ دیوار گری اس کے اوپر تو وہ زخمی حالت میں اسے ریسکیو حکام کی جانب سے نکالا گیا، اور رستے میں ہی وہ جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ اس وقت عینی شاہدین بھی یہاں پر موجود ہیں، میری کوشش ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ سر بتائیے گا ذرا آپ نے کیا دیکھا اور یہ واقعہ کیسے ہوا؟ سر ہم لوگ تو یہاں پہ تھے، صبح ہم لوگ یہیں پہ تھے، جب یہاں پہ جب شور ہوا اچانک تو ہم لوگ جا رہے تھے، تو ادھر جب شور ہوا اچانک ہم لوگ آئے تو یہ دیوار کے نیچے مزدور پڑا ہوا تھا، اور کرین نے جب دیوار توڑی ہے سیدھا مزدور کے اوپر زمین کے اندر لوہا ان کو نظر آ جاتا ہے، اوپر انسان کھڑا ہوا ہے، کرین والوں کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ 4 5ویں جان ہے جو جا رہی ہے۔ یقینی طور پر یہ مجاہد کالونی میں جو آپریشن جاری ہے اس کے دوران جو ہے وہ تیسری ہلاکت ہے جو کہ اس آپریشن کے دوران ہوئی ہے۔ ایک ٹینکی میں بچہ گرا تھا، اور دوسرا ایک اور شہری جو یہاں پر سو رہا تھا رات کے وقت، صبح کے وقت جب کرین آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کرین چڑھ گئی تھی۔ تو آج تیسرا یہ واقعہ ہے، اور جو مزدور ہے اس کی شناخت بھی رحمان کے نام سے ہوئی ہے، اور وہ رستے میں ہی جب اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے ریسکیو کام، تو اسی وقت وہ دوران رستہ ہی جو ہے وہ اپنی دم توڑ وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ نعمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب پنجاب اور گرد و نواح میں دھند کے باعث ٹرین آپریشن متاثر، آج بھی کئی گاڑیاں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ خیبر میل 5 گھنٹے 8 منٹ جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس 5 گھنٹے 27 منٹ لیٹ ہے۔ ٹرینوں کے شیڈیول کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ بالکل، ملک کے بالائی علاقوں میں ان دنوں دھند ہے، اور دھند کی وجہ سے ٹرین آپریشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ جیسا کہ جو ہے فلائی آپریشن متاثر ہے، اسی طرح سے یہ بھی آپریشن جو ہے متاثر ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گاڑیاں جو کہ اندرون ملک سے روانہ ہوتی ہیں کراچی کے لیے وہ گھنٹوں تاخیر سے پہنچ رہی ہیں۔ اور آج محکمہ ریلوے کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ جو سب سے زیادہ تاخیر سے گاڑی پہنچے گی وہ ہے علامہ اقبال ایکسپریس، جو کہ تقریباً 5 گھنٹے 27 منٹ کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ خیبر میل کی بات کریں تو خیبر میل 5 گھنٹے 8 منٹ کی تاخیر سے پہنچ رہی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر سے آ رہی ہے۔
है और इसके अलावा कराची एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुंच रही है। दीगर में बात करें तो तेज़गाम एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे 27 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 5 मिनट की ताख़ीर से आएगी। कराकरम एक्सप्रेस 2 घंटे, जबकि फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर से आ रही है। रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा ताख़ीर से आएगी। इस हवाले से महकमा रेलवे का ये बताना है कि ये गाड़ियाँ जो कि यहाँ ताख़ीर से पहुँच रही हैं, उनकी वजह ये थी कि धुंध की वजह से यहाँ से ये गाड़ियाँ वहाँ यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लेट पहुँची थी और वहाँ से फिर लेट रवाना हुई थी, जिसकी वजह से ये शेड्यूल जो है वो मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। महकमा रेलवे ने यह भी कहा है कि जैसे ही मौसम में बेहतरी आएगी तो शेड्यूल जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएगा और इसकी जो टाइमिंग है अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में फ्रिज की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कोरंगी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि 6 माह के दौरान कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं। अब अखराजात निकालना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं कराची में फ्रिज की कीमतें भी बढ़ गईं। कोरंगी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि 6 माह के दौरान कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं। अब अखराजात निकालना भी मुश्किल हो गया है। कराची में फ्रिज की कीमतें भी बढ़ गईं। कोरंगी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि 6 माह के दौरान कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी की 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का काम हुआ करता है, लेकिन हालिया दिनों में जो है वो कीमतें बढ़ने की वजह से मार्केटें सुनसान है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं, क्या वजूहत है, कीमतों में क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है? महंगाई बहुत हो गई है, हर आदमी परेशान है। पहले ये था कि सेल जो थी वो हो जाती थी, अब जो सेल वाला मामला है, सारी बात है महंगाई है, कौन ख़रीदेगा इसको। अब तो जो ज़रूरतमंद बंदा है वही निकलता है। घर के लिए ज़रूरत है, किसी को नहीं है। अब जो बंदा आया है बाहर से, वो चीज़ लेने आया है, इतनी महंगी सुन के वो वापस चला जाता है। अब ये होता है कि जो क्लाइंट हो वो क्या करे, किसी किस्म। अब जो मजबूर लोग होते हैं ना, वो आके कहते हैं जी भाई वो चीज़ चाहिए। क्या चीज़ उसको बेचारे को चाहिए? मशीन लेने आया है तो मशीन महंगी है, फ्रिज लेने आया तो फ्रिज महंगी है, हर चीज़ महंगी है। 70 से 75% ये 6 मंथ के अंदर तो बहुत ही महंगाई हो गई है। हर आदमी परेशान है। कोई किसी का दिल नहीं चाहता कि बंदा आए और बंदा बाद में बोले जी ये, क्योंकि क्या करे आदमी, जब कीमत ही इतनी बढ़ गई है तो कौन ख़रीदेगा इन चीज़ों को। अब सेल ही नहीं है, अब तो अखराजात निकालने बड़े मुश्किल हो गए हैं। पहले तो अखराजात निकल आते थे, 1-2 आइटम बेच के घर चले जाते हैं, क्या करेंगे हम। हर आदमी परेशान है भाई, बहुत मुश्किल हो गया काम करना, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी को कोई हुकूमत को कोई किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। बिल्कुल, इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि माजी की निस्बत जो है वो 70 से 75% जो इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर ये बात की जाए मौसम सरमा में, उमूमन ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, मसनूआत हैं, वो उनकी कीमतें कम हो जाती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से मार्केटें सुनसान है, मार्केटों में सन्नाटा है। दुकानदार ये कहना है कि हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर रही है। शुक्रिया काविश तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में भर्ती असातिज़ा के बायोमेट्रिक इख्तियारात ज़िला तालीमी अफसरान को मुंतकिल कर दिए। ज़िला अफसरान 4 माह में सूबे के असातिज़ा की बायोमेट्रिक मुकम्मल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के असातिज़ा का बायोमेट्रिक करने के इख्तियारात जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके ये इख्तियारात ज़िलाई तालीमी अफसरान को मुंतकिल कर दिए हैं। अब जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को सिंध भर के असातिज़ा के बायोमेट्रिक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से तमाम ज़िला के ज़िले अफसरान को 4 माह के अंदर बायोमेट्रिक मुकम्मल करके रिकॉर्ड जो है इसकी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को अरसाल करने की हिदायत कर दी गई है। इसमें ख़ास तौर पर जो सूबे भर में निचले सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या दीगरी सहूलियात की दस्तियाबी है, उनको देखते हुए 4 माह का वक्त दिया गया। इससे कबल जो है असातिज़ा का बायोमेट्रिक जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम के दफ्तर में किया जाता था, लेकिन अब जो है इसके इख्तियार जो है निचली सतह यानी ज़िले सतह तक कराची समेत सिंध के 30 अजला हैं उनके डीओज को सौंप दिए गए हैं। जी आज़ाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, कराची में तालिब इल्म ने इंटरमीडिएट बोर्ड के फिजिक्स के पर्चे में गुलकार अली जफर का गाना लिख दिया।
टीचर की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंटरमीडिएट बोर्ड फिजिक्स के इम्तिहान की कॉपीज चेक करने वाले टीचर का कहना है कि वो इस वक्त कराची के फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म के फिजिक्स के पेपर्स चेक कर रहे हैं। इस दौरान उनके पास ऐसी कॉपी आई जिसमें गुलकार अली जफर का मशहूर गाना झूम झूम लिखा हुआ है। उस्ताद ने कॉपी में तालिब इल्म की जानिब से लिखे गए गाने और मुख्तलिफ जुमले पढ़कर भी सुनाए। और अभी आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद की सदारत में महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा का इजलास हुआ। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली और दीगर अफसरान ने शिरकत की। हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस ने स्कूल्स की कारकर्दगी से आगाह करने के साथ दरपेश मसाइल भी बताए। इजलास से खताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा कि महकमा तालीम अहम महकमा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आइंदा नस्ल को मुल्क का मामार बनाने से है। सरकारी सतह पर स्कूल्स की बेहतर हालत और मयार तालीम बेहतर बनाना इंतहाई ज़रूरी है। DMC ईस्ट के स्कूल्स को मिलकर बेहतर बनाने के साथ मयार तालीम को बेहतर बनाएंगे। दूसरी जानिब नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड कराची अनवर अलीम खानजादा राजपूत ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड इंजीनियर अनवर अलीम खानजादा राजपूत की काविशों को सराहा और उन्हें तालीमी शोबे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर अनवर अलीम खानजादा राजपूत ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी को खाना काबा की पोर्ट्रेट पेश की। आगे बढ़े और आपको बताएं, आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दरख्वास्त जमानत पर नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूशन दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के काउंसिल जनरल मिस्टर ली बजियान की मुलाकात हुई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में थरकोल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, चीन का ताउन थरकोल से बिजली की पैदावार में संगे मील साबित हुआ है। आपको बता रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के काउंसिल जनरल मिस्टर ली बजियान की मुलाकात। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में थरकोल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चीन का ताउन थरकोल से बिजली की पैदावार में संगे मील साबित हुआ है। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के काउंसिल जनरल मिस्टर ली बजियान की मुलाकात। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमल दरामद रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दी गई। हैवी गाड़ियों के शहर में दाखिले के खिलाफ वर्जियों पर 320 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अमल दरामद रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक की अबतर सूरत ट्रैफिक कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जियाँ और ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट सालाना 2022 की चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत को पेश कर दी है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की जानब से पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक हेवी गाड़ियों के शहर में दाखिले के खिलाफ वर्जियाँ पर 320 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 15,704 हेवी गाड़ियों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3,421 हेवी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों का 17,840 जो है वो चालान किए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स वाली 5,046 गाड़ियों को तहवील मिला गया है, जबकि टेंटेड जो गाड़ियां हैं उसमें उनमें खिलाफ वर्जियों पर 13,432 गाड़ियों को चालान किया गया है और 2,859 गाड़ियों को जो है तहवील मिला गया है। इसके अलावा प्रेशर हार्न की खिलाफ वर्जियों पर 4,081 गाड़ियों को चालान किया गया, जबकि 762 गाड़ियों को तहवील मिला गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हूटर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 1,042 गाड़ियों को चालान किया गया, जबकि 250 गाड़ियों को तहवील में लेकर इनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रखिएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 सखर अब्दुल गफूर धामरा का तबादला कर दिया। अब्दुल गफूर को डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर जोन तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से भी तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद।
जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सखर अब्दुल गफूर धामरा का तबादला करके उनको नया जो है डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर जोन तैनात किया गया, जो ओहदा जो खाली था, जिसके बायस इनकी इस ओहदे पर तैनाती की गई, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, शहर में गैस बहरान न थम सका। कोरंगी के इलाके सेक्टर 10 बाग कोरंगी में रात गए गैस वॉल बंद करने के लिए आने वाली टीम को गैस बंद करने से रोक दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हबीब से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची में गैस का संगीन बहरान है और जो रिहायशी सार्फिन हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में उनको मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में शहरियों ने अपने तहीं जो गैस बहरान का सलूशन है उसको ढूंढ लिया है। और कोरंगी के इस वक्त हम इलाके मिलट सोसाइटी में मौजूद है और यहाँ कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है और SSGC की टीम कब से ये सब कर रही है और कितने घंटों के लिए गैस बंद करके चली जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले यहाँ पे तकरीबन 15 दिन पहले मुसलसल लोड शेडिंग होती रही है, जो मुख्तलिफ़ टाइम्स में 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे ये लोग आते थे यहाँ पे और गैस बंद करके चले जाते थे। तो यहाँ पे मौजूद हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मुख्तलिफ़ टाइम में गैस की गाड़ी आती है और यहाँ से वॉल बंद करके चली जाती है। तो एक दिन हमने सिक्योरिटी वाले से कहा कि आप जब भी ये गाड़ी आए तो हमें इन्फॉर्म करें। हमारे इलाके की यहाँ तंजीमें हैं मुख्तलिफ़, ये सेक्टर 10 बाग कोरंगी का इलाका है, तो यहाँ तमाम इलाके के मकीन रात को इकट्ठे हो गए और हमने उनसे सवाल किया कि आप जो ये गैस बंद करने आ रहे हैं ये किस हुक्म पे आ रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ है जिसके तहत आप ये गैस बंद करें, कोई कानूनी जवाज़ है आपके पास? तो वो साहब लाजवाब हो गए, उनके पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो हमने उनसे मुतालबा किया कि आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे कहें कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसके तहत ये गैस बंद की जा रही है हमें व्हाट्सअप कर दें, हमें दिखा दें, ताकि हम जो ना अपने लोगों को मुतमईन कर सकें, क्योंकि आपकी कोई टाइमिंग ही नहीं है। कभी आप 9 बजे बंद कर देते हैं, कभी आप 1 बजे बंद कर देते हैं, कभी आप 7 बजे बंद कर देते हैं। बिल्कुल, देखें ये वो मकाम है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और एक हफ़्ते के अंदर बताया जा रहा है कि 2 से 3 मरतबा SSGC की टीम यहाँ पर आई है और मुख्तलिफ़ औकात कार में जो है वो आती रही है और गैस का जो वॉल है यहाँ पर मेन इलाके की जो सप्लाई कर रहा है उसको बंद कर दिया जाता है। कभी जो है वो 10 घंटे के लिए, कभी 20 घंटे के लिए, तो कभी 4 घंटे और कभी 5 घंटे के लिए जो है वो बंद कर दिया जाता है। इस तरह बिना बताए जो गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है कई घंटों के लिए। उसकी वजह से मामलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर होते हैं और सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो कोई भी शेड्यूल है, जो कोई भी नोटिफिकेशन है, वो सिर्फ जो है वो आम के साथ। हबीब, शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन अकील अब्बास जाफरी की जानिब से मुसन्निफ अनवार अहमद की पहली किताब की रोनुमाही के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अहमद की किताब कुछ खाके कुछ बातें हकीकी जिंदगी के किरदार पर मबनी है, जिसमें सियासी, इस्लामी और सोशल मज़ामीन भी मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल में अनवार अहमद की किताब की तकरीर रोनुमाई से सैयद मेराज जामी, इकबाल रहमान, शकूर पठान, गुलबानो, डॉक्टर शमशीन अमान ने इजहार ख्याल किया। साहिब किताब का कहना था कि मुझे लिखने का कुछ खास शौक नहीं था। इब्तिदा में इंग्लिश में ही लिखता था, फिर उर्दू का शौक हुआ। उम्मीद है मेरी तहरीरें क़ारीन के ज़ौक़ की तस्कीन करेंगी। लिखा तो मैं करता था, लेकिन बाकायदा लिखारी नहीं था मैं। कभी कोई आर्टिकल लिख दिया, वो भी अंग्रेज़ी में ख़ास तौर से। उर्दू में लिखने का कोई मुझे ख़ास वो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये कि उर्दू में जब लिखना शुरू किया तो अब अंग्रेज़ी नहीं लिखी जाती है और अपनी ज़बान है, ज़ाहिर है कि मुझे ज़्यादा फ़ख्र है इसके ऊपर और उसमें अपने ख़यालात की तर्जुमानी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो वही रोज़मर्रा की बातें हैं, घर की बातें हैं, अपना अतराफ़ की बातें हैं, वही सब मैंने की हैं। कोई इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा सकील किस्म के मज़ामीन नहीं है। तकरीब के मेहमान खुसूसी अकील अब्बास जाफरी ने भी अनवार अहमद की किताब की तारीफ की। हमारे दोस्त अनवार अहमद साहब की पहली किताब थी और ये खाकों का मजमुआ है उनका और उनकी यादों का मजमुआ है और हमारे सामने ही उन्होंने देखते ही देखते लिखना शुरू किया और इतने अच्छे खाके लिखे उन्होंने और इतने अच्छे मज़ामीन लिखे कि सब लोगों ने मशवरा दिया कि इसे किताबी शक्ल दें, क्योंकि वो चीज़ें जो थी वो फेसबुक पे या इंटरनेट पर मौजूद थी, तो उसको किताबी शक्ल में आना ज़रूरी था ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा तकरीर के अख्तिताम पर तमाम राइटर्स और प्रोफेसर्स को गुलदस्ते भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। दूसरी जानिब सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम कायद डे की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، سر سید یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام آج کائٹ ڈے کے مناسبت سے جو ہے ایک پروکار سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ سر سید یونیورسٹی کے کچھ طلبہ و طالبات موجود ہیں. آج کے اس عنوان کے حوالے سے ان سے بھی جانیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے آج کے اس سیمینار سے کیا سیکھا. یہ بتائیے گا، آج آپ نے پورا سیمینار سنا، آپ نے کیا سیکھا اور کیا آپ میسج دے رہی ہیں؟ بیسکلی ہم نے پورے سیمینار کے اندر یہ چیز دیکھی کہ سر جبار، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے یہ ملک حاصل ہوا ہے، لیکن سر جبار نے اس کے اندر اور لائٹ شیڈ کری ہے اور ہمیں اور زیادہ اکنالج ہوا ہے کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو ایک صبح جو ہے نئی صبح ہوتی ہے. جاوید جبار صاحب نے جس طریقے سے ان طالب علموں کو پاکستان کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کاوشوں کے حوالے سے جو ہے ان کو بتایا، تو یقیناً بڑے مثبت جو ہے یہ ایک جوابات بھی دے رہے ہیں. ایک اور بھی طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں. یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں قائد اعظم ڈے کے بارے میں بھی بتایا اور قائد اعظم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک کے لیے، اس کے بارے میں بھی بتایا. اور جو سب سے مین تھنگس تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لیڈرشپ سکلز کو جو ہے وہ کیا ہائی لائٹ، کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ یا ہر ممبر اپنے خود کے اندر ہی کیسے لیڈر بن سکتا ہے. یقیناً پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، طالب علموں نے یہ عزم کر لیا ہے. اس یقیناً طور پہ قابل ستائش اقدام اٹھایا گیا سر سید یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے کہ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد یقیناً خوش آئند ہے اور طالب علموں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تاہم جو آج گیسٹ اسپیکر تھے ان کی جانب سے بھی کافی جو ہے مثبت یہاں پر پیغام دیا، ایک میسج دیا، اور یہ طالب علم جو ہے اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مستقبل میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ویژن ہے اس کو پروان چڑھائیں گے اور پاکستان کو مزید جو ہے پوری دنیا میں شکریہ زبیر تفصیلات کے لیے. اور ابھی آپ کو بتائیں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہو کر 226 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا. فوریکس ڈیلرز کے مطابق طلب پر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. کاروبار کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے امریکی ڈالر 13 پیسے مہنگا ہو گیا. ڈالر 226 روپے 37 پیسے سے بڑھ کر 226 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپے پر پریشر بڑھ رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل قرض کی ادائیگی سے اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ماہ کے برابر درآمدی بل کے 6 ارب 11 کروڑ ڈالر رہ جانے پر سرمایہ کار محتاط نظر. کبھی آپ کو بتائیں کٹی پہاڑی کے اطراف پولیس اور رینجرز کا 5 گھنٹے سے سرچ آپریشن جاری. آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل ہیں. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ سمر عباس. جی سمر. جی بالکل، دیکھیں یہ ویسٹ اور سینٹرل کے درمیان میں یہ کٹی پہاڑی کا علاقہ ہے، قصبہ کالونی کے قریب. یہاں پہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ سرچ آپریشن کر رہی ہے. 5 گھنٹے سے یہ سرچ آپریشن جاری ہے. داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کیا گیا ہے. جو مشتبہ افراد ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے. مشکوک افراد کو روک کر ان کی انٹری بھی کی جا رہی ہے. انٹری اور ایگزیکٹ پوائنٹ پر رینجرز کے اہلکار تعینات ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کی بھی انٹری کی جا رہی ہے. تلاش ایپ اور دیگر ڈیوائسز کے ذریعے تھم امپریشن کے ذریعے ان کو چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ گھر گھر جو ہے وہ تلاشی کا عمل جاری ہے. رینجرز کے ساتھ خواتین اہلکار بھی ہیں، جبکہ پولیس کی بھی خواتین اہلکار جو ہیں وہ بھی اس سرچ آپریشن میں جاری ہے. بڑے پیمانے پر یہ سرچ آپریشن جاری ہے. سمر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب دی لرننگ کوچنگ سینٹر کے تحت انٹرا اسکول ٹورنامنٹ جاری ہے. ٹورنامنٹ میں 8ویں جماعت سینٹر کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ حماد. جی جی، دی لرننگ کوچنگ سینٹر کی جانب سے انٹر اسکول ٹورنامنٹ غوث اعظم گراؤنڈ نارتھ نازم آباد میں کرایا جا رہا ہے اور اس ٹورنامنٹ کرانے کا مقصد بچوں میں صلاحیت اور جو ہے ہیلدی ایکٹیویٹی ضروری ہو، جس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ جو ہے منعقد کیا گیا ہے. میرے ساتھ جو ہے دی لرننگ کوچنگ سینٹر کے چیئرمین امین علی موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. امین علی، مجھے یہ بتائیے گا کتنی ٹیمیں جو ہیں اس میں کوچنگ کی حصہ لے رہی ہیں اور اسکول کے کتنی ٹیمیں جو ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ ٹورنامنٹ کرانے کا مقصد کیا ہے اور اس ٹورنامنٹ سے بچوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ السلام علیکم. آئی ایم امین علی فرام دا لرننگ کارنر کوچنگ سینٹر. ایکچولی یہ کوچنگ سینٹر کا ٹورنامنٹ ہر سال ہم انعقاد کرتے ہیں. یہ اس کا 5th ایڈیشن ہے. الحمدللہ اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ انٹر اسکول ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور انٹر کوچنگ ٹورنامنٹ بھی ہوتا ہے. اس کوچنگ ٹورنامنٹ کے اندر 3 مختلف اسکول حصے لے رہے ہیں، جس میں دا سٹی پروگریسو اسکول، فاطمہ گرامر اسکول فرام اورنگی ٹاؤن اینڈ ڈی آکسفورڈ گرامر اسکول، اور 2 کوچنگ سینٹر کی ٹیم ہے. دا لرننگ کارنر کوچنگ سینٹر کی ٹیم ہے لرننگ واریئرس اور لرننگ ٹائگرس.
इस टूर्नामेंट का जो असल मकसद है वो वैसे यही है कि जो हमारी यूथ है, ये जो स्पोर्ट्स से दूरी है और दीगर आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर चीज़ों में जो आजकल बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम काविश है, हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए और स्पोर्ट्स से मुंसलिक किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी में दो ही काम करें। हमारा पर्पज़ ये है कि या तो बच्चे स्टडी करें और स्टडी से फ्री हो तो फिर स्पोर्ट्स से मुंसलिक हो जाए। किताब रखें तो बल्ला उठाएं, बल्ला रखें तो किताब उठाएं, ये हमारा पर्पज़ है। और दूसरा अहम तरीन मकसद यही है कि जो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, जिसकी वजह से जहनी तौर पर मफलूज होते जा रहे हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चे होते जा रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने ग्राउंड्स को आबाद करें और अस्पताल को वीरान करें। जी देखिए, बिल्कुल ये दी लर्निंग कोचिंग सेंटर के जो है चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि बच्चों में जो है हेल्दी एक्टिविटी हो, बच्चे एक तरफ स्टडी करें तो दूसरी तरफ खेल की तरफ जो है बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आजकल जो है छोटे बच्चे जो है वो मंशियात की तरफ या लूट मार की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारी इनकी जो है काविश यही है कि बच्चों को जो है स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। जब बच्चे स्टडी करें तो स्टडी के बाद जो है वो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आए, और ये टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे भी जो है खेलों को। शुक्रिया हमाद तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, मारूफ गुलकार हसन जहांगीर के नाम से कराची में स्ट्रीट मंसूब कर दी गई। हसन जहांगीर कहते हैं, ये मेरे लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं, मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पॉप मौसीकी में अपना नुमाया मकाम बनाने वाले, अपने फन से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, हवा हवा सॉन्ग से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार हसन जहांगीर के नाम से बल्दिया उज़्मा ने अंचोली सोसाइटी नज़्ब बाबे रहमत वाली मस्जिद फेडरल बी एरिया वाली गली हसन जहांगीर के नाम से मंसूब कर दी है। हसन जहांगीर का सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खुशी की बात है कि फ़न की ज़िंदगी में इसके फ़न का एतराफ़ करके इसकी पजीराई की जाए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है और अब ये अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें, रोड्स, पार्क्स, ये चीज़ें आपके नाम होती हैं तो लोगों को आपको फील प्राउड, अच्छा लगता है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपको भी खुशी होती है। आपकी जो आने बहन भाई, फैमिली, फ्रेंड्स, जनरेशन, आपकी औलाद, उनको भी मज़ा आता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। हाल ही में हसन जहांगीर को कौमी एजाज सितारा इम्तियाज़ के लिए भी नामजद किया गया है। हसन जहांगीर कहते हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान और सिंध का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एजाज़ात से नवाजा। ख़ास तौर पे जो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और तलहा सलीम साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, और अली हसन साजिद साहब का भी मशकूर हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। तो मैं ये एक ऑनर है, और मैं इसमें ख़ास तौर पे कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट को ज़िंदगी में ही उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त खुश होते हैं और अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छा स्टाइल है, अच्छी बात, एक नया तारीख़ रकम होने जा रहा है। तो मैं हसन जहांगीर ने सिटी 21 के नाजरीन के लिए अपना ज़बान ज़द आम शोहरा आफाक गाना हवा हवा भी गुनगुनाया। लेजेंड की ज़िंदगी में इनके फ़न की पजीराई करते हुए एजाज़ात से नवाजने का सिलसिला खुशगवार और हौसलामंद इक़दाम है, इसे जारी रहना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद शहरियार के साथ राहिल बेग, सिटी 20।